पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों 5 मैचेस की टी20 सीरीज में 4-1 के मार्जिन से शिकस्त हुई है, जो कि खिलाफ तवक्को नहीं है, बल्कि जो पाकिस्तान को वाहिद कामयाबी मिली ऑकलैंड के मकाम पर, उसे भी फ्लूक कहा जा रहा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान की क्रिकेट मुसलसल पस्ती में जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल बुरी तरह जारी है और पाकिस्तान टीम ने जो आखिरी कम अज़ कम 18 मैचेस खेले हैं, उनमें बड़ी टीमों के खिलाफ सिर्फ एक फ़तह हासिल की है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात नहीं बदल रहे हैं। 2024 में पाकिस्तान के बैटर्स ने गो के 2025 के दौरा न्यूजीलैंड के मुकाबले में बेहतर परफॉर्म किया था, जिसकी तफसील मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन उस सीरीज़ में भी पाकिस्तान को 4-1 के मार्जिन से शिकस्त हुई थी। तो यहाँ पर फिर सवाल ये पैदा होता है कि हम गलत कहाँ हैं, हम हार क्यों रहे हैं। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान को उनकी बॉलिंग ज़्यादा शिकस्तें दिलवा रही है। अगर आप बड़े बड़े मैचेस देखें, उसमें पाकिस्तान के बॉलर्स जो है बुरी तरीके से पिटे हैं और पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब पाकिस्तान ने अगर इस सीरीज़ की बात करें तो इससे जो सीखने वाली चीज़ है वो है सिलेक्शन। हमने सिलेक्शन हर बार गलत की है। आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी में स्पिनर कम रखे, दौरा न्यूजीलैंड ने में जो है स्पिनर ज़्यादा रखे, और सुफियान मुकीम, जिसके बारे में मैं पहले दिन से कह रहा था कि टी20 फॉर्मेट में वो इब्रार से बेहतर ऑप्शन इसलिए है कि वो दौरा ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी परफॉर्मेंस दे चुका है और दौरा जिम्बाब्वे में भी वो ज़्यादा इफेक्टेड रहा था। ठीक है, अगर आप उन्हें दौरा साउथ अफ्रीका में देखें, वहाँ उन्हें मार पड़ी एक मैच में, लेकिन ओवरऑल उनकी कारकर्दगी अब्रार से बेहतर रही है। चाइना मैन बॉलर हैं, गुगली हैं, उनकी गेंद में बाउंस ज़्यादा आता है, उनको हिट करना आसान नहीं है, और आज ऐसा देखने में भी आया। 2 ओवर्स में सिर्फ 6 रन दिए, कोई बाउंड्री नहीं खाई, 3 रन फी ओवर उनका इकनॉमी रेट रहा। और उस हाल में जहां पाकिस्तान के बॉलर 10 रन 11 रन फी ओवर दे रहे थे, इसी मैच में अगर आप शादाब खान को देख लें, 1 चौका और 4 छक्के लगे उन्हें, और जिस तरह वो पिटे हैं, तो उसके बाद तो लगता ही नहीं है कि ये कोई रेगुलर बॉलर हैं। ये पार्ट टाइमर बॉलर भी इतनी मार नहीं खाता जितना कि शादाब खान खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब पाकिस्तान की जो अगली सीरीज़ है वो बांग्लादेश के साथ होम सीरीज़ है। 5 टी20 मैचेस हैं, लेकिन उससे पहले PSL है। तो मेरी दरख्वास्त है पाकिस्तान के उन लोगों से जो ये टीम के पहली बात तो ये कि जो सिलेक्टर बनाते हैं इनको फारिग करें, जिनमें अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसे ऐसे फैसले, हो सकता है कि ये सिलेक्टर ही इसलिए हों कि उनके अंदर अकल ना हो, और ऊपर से जो भी कॉल है उसके मुताबिक टीम सेलेक्ट कर दें, क्योंकि जो सिलेक्शन में भंड मारी गई है वो बहुत ज़्यादा है। शादाब खान से लें कि अभी उनका कम बैक हो रहा है और बग़ैर परफॉर्मेंस के कम बैक हो रहा है। एक तो ये कि वो PSL में पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में ख़ुद को बेहतर करके आ रहे होते, तब भी कोई बात थी। चलें, आप उन्हें उम्मीद के सहारे या तजर्बे के सहारे वापस ला रहे हैं, तो आपने फ़ैसला भी कर लिया कि उसे वाइस कैप्टन बना दिया, बल्कि उन्हें तो कैप्टन बनाया जा रहा था। ये तो आखिर में सलमान अली आगा के साथ बातचीत फाइनल हुई, वरना शादाब खान एज ए कैप्टन वापस आ रहे थे। जब आपकी सोच में इतना बड़ा फ़र्क होगा, दिन में कुछ, रात में कुछ, शाम में कुछ, तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। अभी मोहम्मद रिजवान को अभी कैप्टन बनाया था टी20 फॉर्मेट का, उसको हटा दिया गया। पाकिस्तान के तमाम तज्जियाकार, तमाम जो एक्स प्लेयर्स हैं, वो इस बात पर मुतफिक थे कि पाकिस्तान के पास मौजूदा वक्त में मोहम्मद रिजवान से बेहतर चॉइस नहीं। यहाँ तक कि जब आकिब जावेद बाहर बैठ कर बात करते थे तो हमेशा रिजवान के हवाले से कहते थे कि मौजूदा टीम में रिजवान से बेहतर चॉइस नहीं है। लेकिन 2 सीरीज़ के बाद आपने उन्हें भी टी20 फॉर्मेट हटा दिया, तो ये कौन सी मंतक है? क्या क्रिकेट टीमें ऐसे चलती हैं? ऐसे तो भाई छड़ों का घर नहीं चलता जिस तरह आप फैसले कर रहे हैं। एक दिन में कुछ हो जाता है, अगले दिन कुछ और हो जाता है। और यहाँ पर कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जो बड़े बड़े भाषण देते थे कि जी बाबर आजम को कप्तानी कबूल ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अभी अभी तो शाहीन अफरीदी कैप्टन बने थे, इसी से मसला शुरू हुआ, वरना तो मसला था कोई नहीं। तो ये अभी नहीं कहेंगे कि जब रिजवान अभी कैप्टन बने थे तो सलमान अली आगा को कप्तानी कबूल नहीं करनी थी। तो ये मुनाफ़क़त है। लेकिन बहरहाल असल चीज़ जो है, अगर हम इस सीरीज़ पे आते हैं, जो मैं आपके सामने जो चीज़ें रखने जा रहा हूँ, गुज़िश्ता सीरीज़ में और इस सीरीज़ में बड़ा फ़र्क ये है कि हम इस बार इंटेंट का नारा लगा कर गए थे। हमारी जो तवज्जो होगी वो मॉडर्न डे क्रिकेट के ऊपर होगी। इस सीरीज़ में
जो न्यूजीलैंड का स्ट्राइक रेट रहा मजमूई 168 रहा, 168 स्ट्राइक रेट, 170 को छू रहे थे, और हमारा मजमूई स्ट्राइक रेट था 119, 120 से नीचे। और उन्होंने 48 छक्के लगाए, हमारी तरफ से 29 छक्के लगे। उन्होंने 63 चौके लगाए, हमारी तरफ से 54 लगे। उनकी एवरेज लगभग 31 रन फी विकेट थी, फी इनिंग्स थी। हमारी एवरेज 15 के इर्द गिर्द या 16 के इर्द गिर्द लगा लें, तो आप अंदाज़ा करें कि कितना बड़ा फ़र्क है हमारी बैटिंग में। और न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने सीरीज़ में 38 विकेट हासिल की, पाकिस्तान के बॉलर्स ने सिर्फ 24, और न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने 7.56 के इकनॉमी रेट के साथ रन्स दिए, जबकि पाकिस्तान के बॉलर्स ने लगभग 10.5 रन की मजमूई इकनॉमी रेट से रन दिए। तो यहाँ पर कोई कंपेयर है ही नहीं, न्यूजीलैंड का और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। आज का मैच देख लें, पाकिस्तान ने पावर प्ले में 27 रन किए और 92 रन किए न्यूजीलैंड ने, जो कि न्यूजीलैंड की तारीख का पावर प्ले का सबसे बड़ा स्कोर है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कैसे आप कंपेयर करेंगे न्यूजीलैंड की बैटिंग को और पाकिस्तान की बैटिंग को। पाकिस्तान टीम का जो हाल है, इसमें उन लोगों का नुमाया किरदार है, उन लोगों का असल किरदार है जो बग़ैर सोचे समझे फ़ैसले करते हैं, जिन्हें इस बात का इदराक ही नहीं है कि हमें मसला कहाँ है। मसला कहीं होता है, बात कहीं और करते हैं, छेड़खानी कहीं और करते हैं। मैं आपको पहले से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की ये टीम या पाकिस्तान का जो टैलेंट है, कम से कम उसको भी ले आएँ। आप अगर बाबर आजम रिजवान से मुतफिक नहीं हैं, तो कम से कम वो खिलाड़ी ले आएँ जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हैदर अली ने अपने पूरे कैरियर में कभी भी मुस्तकिल मिजाजी के साथ परफॉर्मेंस नहीं दी थी। अब वो परफॉर्मेंस दे रहा है, हम उसे अब नहीं खिला रहे। और साहबजादा फरहान, जिसे पहले ज़्यादा चांसेस नहीं मिले, रेगुलर परफॉर्म कर रहा है, उसे हम नहीं खिला रहे। तो फिर सवाल फिर ये पैदा होता है कि वो खिलाड़ी जो इनकी पसंद के हैं, ये कहें इन्हें सपोर्ट करो, इन्हें अच्छा कहो, तो कैसे अच्छा कहें। उनकी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में उठा के देख लें, कुछ नहीं है। PSL में उठा के देख लें, कुछ नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर आकर नाकाम हो रहे हैं, फिर भी इन्हें सपोर्ट करो। भाई किस लिए सपोर्ट करें? सिर्फ जो तुम कहो वही हम मान लें? ऐसा कैसे हो सकता है? आप लें उन प्लेयर्स को जिनकी कारकर्दगी है, जिनको सभी सपोर्ट भी करेंगे, हाँ भाई इन प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दी हुई है, तो समझ में बात आती है। तो आकिब जावेद अगर अपनी मानेंगे या अपने ऊपर वालों की बात मनवाने की कोशिश करेंगे, तो कोई नहीं मानेगा। अगर वैसे गुज़िश्ता जो पाकिस्तान का टूर था, मैंने पूरे अदाद शुमार गुज़िश्ता वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन मैं टॉप 4 बल्लेबाजों की बात करता हूँ, सिर्फ टॉप 4 की, जहाँ पर हम ज़्यादा इंटेंट की बात करते हैं। इंटेंट स्ट्राइक रेट का जो वर्द करते रहे हैं, वो मैं बता रहा हूँ कि 2024 में पाकिस्तान के जो टॉप 4 पोजीशन पर बैटिंग करने वाले बैटर्स थे, क्योंकि वो भी 5 मैचेस की सीरीज़ थी, ये भी 5 मैचेस की सीरीज़ है, तो बराबर मौके मिले। 562 रन बनाए टॉप 4 ने 2024 में, 562 रन बनाए। इस बार 381, कोई फ़र्क, कोई मुकाबला नहीं है। 29.57 की एवरेज थी 2024 में, इस बार 22.41 की एवरेज है। 140.85 का स्ट्राइक रेट था 2024 में, इस बार 137.54 है। और 5 फिफ्टियाँ बनी थी 2024 में, इस बार 3 50 प्लस इनिंग्स खेली गई, जिनमें एक सेंचुरी भी शामिल है। 47 चौके 27 छक्के पाकिस्तान के टॉप 4 बल्लेबाजों ने 2024 में लगाए, जबकि इस बार चौके भी कम हो गए, छक्के भी कम हो गए। 27 के मुकाबले में 18 छक्के लगे, 47 चौकों के मुकाबले में 41 चौके लगे। तो इस बार तो हमारी बैटिंग और ख़राब हुई है, जिसे हम इंटेंट कह रहे हैं, जिसे हम ये कह रहे हैं, ये टीम तो भाई 20 ओवर्स खेलने के काबिल नहीं है। अगर सलमान अली आगा इस टीम में ना होते, या उनका इसे कह सकते हैं कि जिस तरह उनका पहला T20 इंटरनेशनल करियर था, उसके मुताबिक वो रहते, तो पाकिस्तान ने 10 से 12 ओवर्स बड़ी मुश्किल से खेलने थे। तो इंटेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ बैट घुमाना है। तो मुझे लगता है कि अब आगे जो पाकिस्तान की सिलेक्शन होने जा रही है या होनी चाहिए, वो बजाय इसके कि माजी की पुरानी कारकर्दगी के ऊपर बात करें, हम PSL को लें। PSL ऐसा प्लेटफॉर्म है क्योंकि T20 फॉर्मेट में आपके डोमेस्टिक क्रिकेट से कम बेहतर मुकाबला होता है। कम से कम हर टीम में 3 से 4 इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स होते हैं, चाहे बैटर्स हों चाहे बॉलर्स हों। यहाँ पर जो कारकर्दगी दिखा सकता है, वो इंटरनेशनल लेवल पर भी जाकर दिखा सकता है, लेकिन बशर्त ये कि हम सिलेक्शन मेरिट के ऊपर करें। इसलिए पाकिस्तान की हम मज़ीद कोई बात नहीं करते कि इसको निकालें उसको लें, ये अब डिपेंड करता है, हम छोड़ देते हैं PSL 2025 पर।
जिसमें नुमाया परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स को पाकिस्तान की टी20 टीम का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने एशिया कप खेलना है, फिर टी20 वर्ल्ड कप खेलना है। बड़ी मुश्किल से 8 माह के अंदर हमने 2 बड़े इवेंट्स खेलने हैं। अगर हम अभी भी अपनी पसंद इसको सपोर्ट कर दो क्योंकि ये मुझे पसंद है, या इसकी कॉल अच्छी है, इसकी सियासत से ताल्लुक़ है, इसका फ़लाँ जमात से ताल्लुक़ है, तो इसको सपोर्ट करो, तो ऐसे पाकिस्तान टीम नहीं चल सकती। इस तरह कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा। तो बहरहाल अब देखना ये है कि उम्मीद तो मुझे नहीं है कि पाकिस्तान की मौजूदा जो मैनेजमेंट है वो कोई सही फैसला करेगी। तो बेहतर ये होगा कि पाकिस्तान की मौजूदा सिलेक्शन कमेटी को सबसे पहले फारिग किया जाए। जो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच हैं अजहर महमूद, उनसे तो जान छुड़ाई जाए। उनके होते हुए पाकिस्तान दुनिया की बदतरीन बॉलिंग लाइन बन गई है, जो 2023 के मिड तक बेहतरीन बॉलिंग लाइन हुआ करती थी। तो इससे बुरा और क्या असर पड़ना है। अजहर महमूद ने जो पाकिस्तान की बॉलिंग का कबाड़ा कर दिया है, शायद ही कोई और कोच कर सकता, बल्कि बगैर कोच के रहते तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो पाकिस्तान को कम से कम उन लोगों को तो फारिग करना चाहिए जो डिलीवर नहीं कर सके हैं। तो इसलिए अब पाकिस्तान की जो टीम है उसके ऊपर हम ये नहीं कहेंगे कि इसको निकाल दें, इसको ले आएं। ये अब डिपेंड करेगा PSL 2025 में कौन से प्लेयर किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं।